सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होती हैं उनके बारे में, क्योंकि COP28 दुबई में कल से शुरू होने जा रहा है। तो ये इन टर्म्स का ज्ञान होना, इनका पता होना, इनके बारे में जानकारी होना जरूरी हो जाता है। आने वाले टाइम में जब COP28 चल रहा होगा, लगभग 2 वीक का ये प्रोग्राम होगा, ये प्रोग्राम चल रहा होगा, तो इन टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो इसलिए इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हम इसमें पहले तो क्लाइमेट चेंज की इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होता है, फिर पेरिस एग्रीमेंट क्या है, फिर 1.5 डिग्री जो लिमिट लगाई है टेम्परेचर को इससे ऊपर नहीं जाने देना, वो क्या है, फिर नेट जीरो क्या होता है, और नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं। ये इस सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि जो लॉन्ग टर्म जो टेम्परेचर तथा वेदर पैटर्न में जो चेंजेस आते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए टेम्परेचर और वेदर पैटर्न में जो चेंजेस आते हैं उसको ही क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। टेम्परेचर होता है जी शॉर्ट टर्म के पैटर्न को बताता है। अगर शॉर्ट टर्म में 2-4 एक दिन में 2 दिन में 3 दिन में अगर हमारे इसमें क्लाइमेट में चेंज आ रहा है तो उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। इन ऑन द अदर हैंड जब वेदर पैटर्न का लॉन्ग टर्म में जब चेंजेस आते हैं तो उसको हम वेदर बोल देते हैं। ठीक है, ये जो शिफ्ट होती है क्लाइमेट में जो चेंज होता है ये नेचुरल भी हो सकता है और एंथ्रोपोलॉजिकल भी हो सकता है। नेचुरल मतलब नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हो सकता है, जैसे सन की एक्टिविटी में कोई चेंज आ जाता है, जहाँ वॉल्केनिक एरप्शंस होती हैं उसकी वजह से हो सकते हैं चेंजेस। बट अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब से टाइम है 1800 से लेकर ह्यूमन एक्टिविटीज ने क्लाइमेट को चेंज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो हम इसे कहा जाए ना, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ना उसके कारण जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी दर अब 1800 ईस्वी के बाद बढ़ गई है, 1800 के बाद बढ़ गई है। ठीक है ना। और ये क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, जैसे हम फॉसिल्स को जब फ्यूल होते हैं, जो हमारे फ्यूल जैसे कोल, ऑयल और गैस, इसको बर्न करते हैं तो इससे जो भी गैसेस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इससे जो गैसेस होती हैं उनको ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है। ठीक है, तो इन एक्टिविटी से, फ्यूल को जलाने से, कोल को जलाने से, ऑयल को जलाने से या गैस को जलाने से हमारे वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, उससे क्लाइमेट चेंज होता है। अब जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनका हमने ऊपर जिक्र किया, जैसे कोल, ऑयल और गैस, इनको जलाने से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस ऊपर जाके एक ब्लैंकेट, एक कंबल की तरह, मतलब एक परत क्रिएट कर देती है, जिसके कारण जो अर्थ के अराउंड, पृथ्वी के अराउंड एक परत सी क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण जो सन की हीट आ रही होती है ऊपर से, वो नीचे धरती में जाके अवशोषित नहीं होती है। तो इसी कारण वो जो हीट होती है ऊपर ही रह जाती है, जिसके कारण हमारा जो टेम्परेचर है वो रेज करने लगता है, वो बढ़ने लगता है और गर्मी ज़्यादा होने लग जाती है। आप पैटर्न भी देख रहे होते हो कि पहले से ज़्यादा अब गर्मी ज़्यादा होने लग गई है। ये क्लाइमेट चेंज के कारण है, जो कहते हैं लोग आजकल बात करते हैं। तो ये जो मेन जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मेन ग्रीन हाउस गैस है, ये भी रोल प्ले करती है। ठीक है, इसको ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाने में, क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने में। ठीक है, और मीथेन भी ये इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है ना, ये कब आती है, ये जो मीथेन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, जैसे हम जो गैसोलीन डालते हैं कार को ड्राइव करने के लिए या किसी बिल्डिंग को गर्म करने के लिए, हम जो हमारे पास डिवाइसेस होते हैं वो यूज करते हैं, तो वहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह रिलीज होता है और ये फर्दर जाके ग्रीन हाउस गैस के रूप में एक ब्लैंकेट सा बना देता है धरती पर, जिससे जो सूर्य से आने वाली जो एनर्जी होती है वो धरती में नीचे जाके अवशोषित नहीं होती है, वो उस परत से टकरा जाती है जाके। ठीक है, और वहीं से ही हमारा क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम फॉरेस्ट को काट देते हैं, लैंड को क्लियर कर देते हैं। ठीक है ना, इससे क्या होता है, फॉरेस्ट को काटने से, लैंड को काटने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लगती है, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट होते हैं, जो पेड़ होते हैं, ये एज ए कार्बन सिंक काम करते हैं, ये कार्बन को अवशोषित करते होते हैं। ठीक है ना, और इसके बिना अगर हम देखें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में ऑयल और गैस ऑपरेशंस, ये मीथेन के मेजर सोर्सेज होते हैं, और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस होती है जो उस ब्लैंकेट को स्ट्रेंथन करने का काम करती है। जैसे एनर्जी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग्स, एग्रीकल्चर और लैंड यूज होते हैं, जब इनमें यहाँ पे काम किया जाता है तो ये मेन होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को जनरेट करने वाले। हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि COP28 कल से शुरू होने जा रहे हैं। ये एक 2 वीक प्रॉब्लम है। COP का वैसे बेसिक मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसका हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ये 30 नवंबर से दुबई में शुरू होने जा रहा है। ठीक है, इससे पहले जो COP27 हुआ था वो इजिप्ट में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये COP28 COP है, पहले COP क्या है। ठीक
ठीक है। कॉप ऐसी पार्टीज हैं जिन्होंने इसको क्लाइमेट चेंज में जो एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको रोकने के लिए काम कर रही हैं। ये जितनी भी पार्टी है, लगभग 200 के करीब कंट्रीज हैं जो क्लाइमेट चेंज जैसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से जो भी क्लाइमेट चेंज होता है उसको रोकने के लिए ये काम कर रही हैं, ठीक है। जैसे इसमें लगभग 200 कंट्रीज आएंगे, बिजनेस लीडर आएंगे, क्लाइमेट साइंटिस्ट आएंगे, वहाँ के इंडिजिनियस पीपल आएंगे, जर्नलिस्ट आएंगे और भी कई एक्सपर्ट तथा स्टेक होल्डर आएंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। इन्होंने वहाँ पर क्या करना है, ये वहाँ पर पहुँच के इन्होंने क्या करना है, ऐसे मेथड्स के बारे में बात करनी है जिससे क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, क्योंकि क्लाइमेट बहुत ही बढ़ती रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब जो COP28 आ रहा है, क्योंकि ये COP20 इसका 28 इसका इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये 28th इसका एडिशन होगा, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में देखेंगे कि इसमें लगभग जो 6 मतलब की टर्म्स होती हैं जो COP28 में यूज की जाएंगी उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले तो हम देखते हैं कॉप के बारे में। कॉप की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये एक इंटरनेशनल क्लाइमेट मीटिंग है जो यूनाइटेड नेशन द्वारा हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है, ठीक है ना। ये ऐसी पार्टी, ये जो पार्टीज उनको कहा जा रहा है जो 197 कंट्रीज थी जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रीटी कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को साइन किया था। देखो 1994 में एक कन्वेंशन हुई थी जिसको हम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। तो इन्होंने वहाँ पे एक ट्रीटी साइन की थी कि हम क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे। जितने भी एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं इन सभी देशों ने 197 देशों ने मिलकर कहा था कि जितनी भी एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटी हैं जो मानव द्वारा एक्टिविटी की जाती हैं जो क्लाइमेट चेंज को प्रमोट करती हैं उनको हम रोकेंगे, ठीक है ना। और ये कन्वेंशन कब साइन की गई थी, ये 1994 में साइन की गई थी, ठीक अर्थ समिट के बाद। अर्थ समिट ब्राजील में रियो डो जनेरियो में 1992 में हुआ था। उसके बाद ये जो UNFCCC की कन्वेंशन साइन की गई थी 197 कंट्रीज के द्वारा, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं तो जब ये यूनाइटेड नेशंस जो UNFCCC की ये जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे इन कंट्रीज ने अपने बेस पे विलिंगलेसली इन्होंने एक एक्शन लिया था। इन्होंने कहा था कि जितने भी डेंजरस एंथ्रोपोजोनिक इंटरफेरेंस हैं जो क्लाइमेट सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं उनको रोकने में हम काम करेंगे। 197 कंट्रीज ने ये प्लेज लिया था उस टाइम, ठीक है ना। तो उससे देखें 1994 से देखें तब से डिफरेंट वेन्यूज पर, कभी कहाँ होती है, कभी पेरिस में होती है, कभी इजिप्ट में होती है, कभी कोरिया में होती है, ठीक है। तो डिफरेंट वेन्यूज पर ये हर साल के एंड में मिलते हैं, ठीक है। और ये डेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या डिफरेंट मेथड होने चाहिए जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोका जा सके और क्लाइमेट एक्शन के और क्या क्या तौर तरीके होने चाहिए, ये उन पे बात करते हैं। ये जो कॉप होती है, ठीक है ना। अब जो होगा ये 28th होगा समिट, ये दुबई में होगा, ठीक है। कल से शुरू होने वाला है, 2 वीक का ये समिट होगा। अब हम पेरिस एग्रीमेंट की बात करें। पेरिस एग्रीमेंट भी इससे रिलेटेड एक टर्म है। पेरिस एग्रीमेंट ये साइन किया गया था 2015 में। ये जब कॉप का 21st एडिशन चल रहा था 2015 में इसे साइन किया गया था। इन्होंने भी क्या कहा था कि इन्होंने भी वही स्ट्रैटेजी, एक कॉमन स्ट्रैटेजी बनानी थी जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कट किया जा सके, कम किया जा सके, ठीक है। और ये कंप्लीटली फोर्स में कब आया था, ये 4 नवंबर 2016 को ये फोर्स में आया था जो पेरिस एग्रीमेंट था। देखो पेरिस एग्रीमेंट हुआ तो 2015 में पेरिस में हुआ था, ठीक है। और COP21 इसको कहा जाता है, इसको COP21 भी कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये 2015 में तो इस COP21 हुआ था, ठीक है। बट ये पेरिस एग्रीमेंट फोर्स में कब आया था, इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था, इसको 4 नवंबर 2016 को इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट ने क्योटो प्रोटोकॉल भी इसी को, मतलब क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल जापान में ये साइन किया जाएगा। जो पेरिस एग्रीमेंट ने इसको रिप्लेस कर दिया था क्योटो प्रोटोकॉल को, ठीक है ना। और जो क्योटो प्रोटोकॉल की ट्रीटी थी, ये एक्सपायर हो गई थी 2020 में। और अब क्योटो प्रोटोकॉल की जगह जो पेरिस का एग्रीमेंट है ये ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज को कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। जितने भी एक्शंस लिए जाते हैं भी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, तो इसको सब कोऑर्डिनेशन का काम करता है पेरिस एग्रीमेंट। और अब 1.5 डिग्री लिमिट क्या है? 1.5 डिग्री लिमिट ये है कि हमें 2050 तक जो हमारा एवरेज टेम्परेचर लेवल है उसको 1.5 डिग्री से कम रखना है, ठीक है। इससे पहले हम बात करें जब पेरिस का एग्रीमेंट हुआ 2015 में, तो उसमें कहा गया कि जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है उसको बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रखना है,
ठीक है ना। और वो बिलो 2 डिग्री सेल्सियस किससे कंपैरिजन किया जाएगा, जो हमारा एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल मतलब 1800 ईस्वी से पहले होता था, 1800 से पहले होता था, ठीक है, उससे 2 डिग्री एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को उसके 2 डिग्री बिलो रखा जाएगा उसको, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब ये तो बात की गई थी पेरिस एग्रीमेंट में कि इसको बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रखा जाएगा एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को, ठीक है ना, और प्री इंडस्ट्रियल लेवल से इसको कंपैरिजन किया जाएगा, उस टाइम जितना था उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जाएगा। बट अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1.5 डिग्री लिमिट क्या है। देखो जैसे कि हमें पता कि बार बार इसकी जो डेलिब्रेशंस होती रहती हैं, बार बार ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर साल मिलती रहती है, तो उसमें क्या हुआ, जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज जो समुद्र के पास होती हैं, ठीक है, समुद्र के बीच या समुद्र के पास होती हैं या समुद्र से घिरी होती हैं, उन आइलैंड कंट्रियों ने कहा कि अगर आप ये अटेम्प्ट करते हो कि जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाएगा, तो हम फिर भी हमें खतरा है, हम फिर भी जो सी लेवल है वो राइज कर जाएगा और जो आइलैंड कंट्री है वो डूब जाएगी। तो इसलिए एक अगला प्लेस रखा गया कि जो अब है ये जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है इसको हम 1.5 डिग्री लिमिट करेंगे 2050 तक, ठीक है, और उसका कंपैरिजन भी प्री इंडस्ट्रियल लेवल से किया जाएगा, ठीक है। यही कहा गया अगर हम 1.5 डिग्री से बिलो नहीं रखते हैं एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को, तो जो आइलैंड कंट्री हैं वो जल्दी ही डूब जाएंगी, वो जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। तो आइलैंड कंट्रियों की बात सुनते हुए इसको 1.5 डिग्री लिमिट किया गया और ये कब तक अचीव करना है, 2050 तक अचीव करना है। फिर अगर हम करंट क्लाइमेट पॉलिसीज देखें कंट्रीज की, जितने भी जैसे हम एनडीसीज की बात करें, जितने भी एफर्ट किए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस को खत्म करने के लिए जो भी किए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उससे भी क्या होगा, जो हमारा जो वर्ल्ड है, जो हमारा विश्व है, ये एटलीस्ट 3 डिग्री सेल्सियस और गर्म हो जाएगा इस सेंचुरी के एंड में, मतलब 2100 तक ये 3 डिग्री सेल्सियस वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। और ये किसने कहा गया, जो एमिशन गैप रिपोर्ट होती है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा रिलीज की जाती है, उसने ये बात कही है, ठीक है ना। अगर इसने आगे ये भी कहा है कि जैसे जो करंट हम प्रोमिसेस कर रहे हैं, जैसे कोई कह रहा है, देश कह रहा है कि मैं ये करूंगा, मैं अपना नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन इतना करूंगा, ये करूंगा, अगर फिर भी ऐसा भी हम करते जाएं तो फिर भी जो ये ग्लोबल मिशन होंगे, खास करके जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो एमिशंस होंगे वो एटलीस्ट 19 बिलियन टन हो जाएंगे। 19 बिलियन टन इतने हैं कि जो हम इसके एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से कम करने की सोच रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम जितने काम भी कर रहे हैं, जितने इनिशिएटिव भी ले रहे हैं हम, अगर उसको ध्यान में रखा जाए, अगर ऐसे ही सारा काम चलता रहा तो 19 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इतनी हो जाएगी कि हम जो अपना ये टारगेट रखा हुआ है 1.5 डिग्री सेल्सियस का, जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि नेट जीरो क्या होता है। कुछ लोग नेट जीरो को ऐसे मान जाते हैं कि नेट जीरो होता है अगर कोई कंट्री भी मतलब कोशिश करेगी वो अपने कार्बन एमिशंस को जीरो कर देगी। देखो किसी भी कंट्री के जो कार्बन एमिशंस होते हैं वो जीरो नहीं होते हैं, बट यहाँ पे नेट जीरो का क्या मतलब है, कार्बन न्यूट्रलिटी, इसको कार्बन न्यूट्रलिटी भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे क्या मतलब होता है कि देखो जितनी हमने ग्रीन हाउस गैसेस रिमूव की हैं, जैसे हम फॉरेस्ट लगा देते हैं, हम कार्बन सिंक लगा देते हैं, या हम और कई तरह के कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल यूज करते हैं, टेक्निक्स यूज करते हैं, उससे हम ग्रीन हाउस गैसेस को रिमूव कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन वगैरह गैसेस जो ग्रीन हाउस गैस उसको रिमूव कर देते हैं। तो जितनी ग्रीन हाउस गैसेस रिमूव की जा रही हैं और उसी रेट से ही हम एमिशन जनरेट करेंगे, ठीक है। देखो बैलेंस हो जाएगा ना, तो नेट जीरो हो जाएगा, मतलब जितनी ग्रीन हाउस गैसेस हम रिमूव कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में से, उतने ही हम एमिशंस जनरेट करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये एक बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। और ये कैसे रिमूव, ये कार्बन जो गैसेस होती हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, इसको रिमूव कैसे किया जाता है। जैसे जो फॉरेस्ट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ, ये कार्बन सिंक का काम करते हैं, ठीक है। और जो होते हैं और कोई टेक्नोलॉजीज होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी होते हैं, इससे क्या होता है जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनको अवशोषित किया जा सकता है, उनको खत्म किया जा सकता है। 2018 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने कहा था, उसने कहा था कि 2050 तक, ठीक है ना, 2050 तक आपको नेट जीरो लेवल, संसार को नेट जीरो लेवल अचीव करना पड़ेगा। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक डेडलाइन है,
अगर आपने 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर को रखना है तो आपको 2050 तक नेट जीरो एमिशन अचीव करना पड़ेगा। नेट जीरो एमिशन मतलब जितनी ग्रीन हाउस गैसेस आप रिमूव कर रहे हो एटमॉस्फेयर से, लगभग उतने ही आपके एमिशंस होने चाहिए, उतना ही आपका प्रदूषण होना चाहिए। तो अगर आपने 1.5 डिग्री वाला ये अचीव करना चाहते हो टारगेट एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर का, तो आपको नेट जीरो, सारे संसार को नेट जीरो 2050 तक अचीव करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं? तो ये क्या है, पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ, उसमें क्या कहा गया, हर एक कंट्री को विलिंगली एक आउटलाइन प्रिपेयर करनी पड़ेगी कि उन्होंने कौन कौन से नेशनल एमिशंस को रिड्यूस करने के कौन कौन से तौर तरीके और कौन कौन से एफर्ट किए हैं, ठीक है ना, ताकि क्लाइमेट चेंज को खत्म किया जाए। और कौन कौन से इसने क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को अडेप्ट करने के लिए कौन कौन से वो किए हैं, तो तौर तरीके अपनाए हैं, तो उसको ही नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस कहा जाता है, ठीक है। और इनकी फुल फॉर्म तो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस ही होता है। और ये जो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, ये हर साल सबमिट करवाने पड़ते हैं, ठीक है। और हर साल अब अगले साल मिलेंगे, ये अब इस बार 23 जो कल से शुरू हो रहा है, इसमें जब मिलेंगे तो वहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमने जो नेशनली डिटरमिन्ड जितने हमने एफर्ट्स किए हैं, जितने हमने टेक्निक्स अडॉप्ट किए हैं क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करने के लिए या क्लाइमेट चेंज को खत्म करने के लिए जो हमने एफर्ट किए हैं, वो पहले से ज़्यादा है, वो गोल्स हमारे, ठीक है, वो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन पहले से ज़्यादा है, हमने पहले से बढ़िया काम किया है ताकि हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रोक सकें और हम नेशनल एमिशंस हैं उसको रिड्यूस कर सकें। तो ये हर कंट्री द्वारा ये नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस अडॉप्ट किए जाते हैं। ये कमिटमेंट्स होती हैं हर कंट्री की कि हम ये एफर्ट करेंगे, हम ऐसा करेंगे ताकि नेशनल एमिशंस को कम किया जा सके, ठीक है ना। आगे अब लॉस एंड डैमेज क्या होता है? देखो, ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का कहना है कि इसकी कोई एग्री डेफिनेशन नहीं होती है लॉस एंड डैमेज की। लॉस एंड डैमेज उसको ब्रॉड टर्म में इसको कहा जा सकता है जो अनअवॉइडेबल सोशल और फाइनेंशियल इंपैक्ट्स होते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के, चाहे सी लेवल राइज कर रहा है, चाहे कोई अर्थक्वेक आ रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके क्या होता है, जो एक्सट्रीम इवेंट्स से कंट्री को जो अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड ना किया जाता, अनअवॉइडेबल जो सोशल और फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है, उसको ब्रॉड टर्म में लॉस और डैमेज कह दिया जाता है। लास्ट ईयर जब ये इजिप्ट में COP27 हुआ था, तो तब डेवलपिंग कंट्रीज कह रही थी, डेवलप्ड कंट्रीज को, विकसित कंट्रियों को, जो विकासशील देश हैं, उन्होंने विकसित कंट्रीज को कहा कि हमारे पे क्लाइमेट चेंज का असर ज़्यादा पड़ रहा है और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को आपने बढ़ाया है, इससे हमारे पे असर ज़्यादा पड़ रहा है। तो COP27 में इन्होंने कहा था, डेवलपिंग कंट्रीज ने डेवलप्ड कंट्रीज को कहा था कि हमारे लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड एस्टेब्लिश किया जाए। और ये COP27 के टाइम ये कामयाब भी हो गई, तो इनके लिए एक फंड एस्टेब्लिश कर दिया गया था। अब के टाइम में ये फंड खाली है, इसमें ज़्यादा पैसे नहीं है, ठीक है ना। तो इसका काम क्या, लॉस एंड डैमेज जो फंड है इसका काम क्या है, जो क्लाइमेट डिजास्टर से जिन कंट्री को फर्क पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज से जिन कंट्री पे फाइनेंशियल बर्डन पड़ रही है, या क्लाइमेट चेंज से जिन कंट्रीज पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना ही इसका काम है। ये जो लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट किया गया था COP27 में, ठीक है ना। इस टाइम में तो इसमें पैसे नहीं है, बट जो अपकमिंग इवेंट आ रही है, जो कल से शुरू हो रही है, COP28 शुरू हो रही है, उसमें ये एग्रीमेंट आ सकता है कि इसमें कितना पैसा डाला जाना चाहिए ताकि जो विकासशील देश हैं वो उन पे जो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ रहा है उसको मिटिगेट किया जा सके, ठीक। इकोनॉमिस्ट ने कहा है, जो इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करते हैं, उन्होंने कहा है कि अराउंड $1 ट्रिलियन पर ईयर इसमें डाला जाना चाहिए, इसमें डिपॉजिट किया जाना चाहिए लॉस एंड डैमेज फंड में, अगर हमें डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज के लिए फाइट के लिए तैयार करना है, डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। तो लगभग $1 ट्रिलियन इसमें पर ईयर डिपॉजिट करना चाहिए अगर ये हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज अगर क्लाइमेट चेंज से लड़ना चाहती हैं। तो ये हमने डिस्कस किया आपके साथ क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी होती है हमने आपके साथ डिस्कस किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।